रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नरेन आज फिर आपके साथ हूँ। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है, उम्मीद है कि सब ठीक होगा। तो चलिए इसी भरोसे के साथ कर्म किए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का शो, जिसका नाम है आए वे, ये है रोशनी का कारवां। आज के हमारे मेहमान हैं पुणे से। इनका नाम है धनंजय भोले। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के एक्सेसिबिलिटी रिसर्च ग्रुप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में एज ए कोऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने इनसे बात की। नमस्कार धनंजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आप शायद पहले ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति होगा जो बीएससी इन बॉटनी किया है और फिर एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स किया है। इस विषय के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बायोलॉजिकल इश्यूज है जी, तो वो कंप्यूटर की मदद से सुलझाए जाते हैं। तो ये साइंस सब्जेक्ट्स चूज करने का वजह क्या था? मुझे बचपन से ही साइंस की बहुत दिलचस्पी थी और मेरे साथ के जो मेरे सहपाठी थे जी, तो उन लोगों ने भी साइंस सब्जेक्ट लिया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी लेता हूँ साइंस। और मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ता था आफ्टर 4th। फिर मैं बीएससी के लिए एडमिशन के लिए गया, तो बीएससी के एडमिशन के लिए मुझे बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो मुझे वाइस चांसलर के पास भी जाना पड़ता था कि एडमिशन के लिए। एडमिशन के बाद में मुझे कोर्सेज के लिए भी जब लेबोरेटरी वर्क करता था तो उसमें भी केमिस्ट्री लैब में मुझे ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। मेरे स्कूल की पढ़ाई के टाइम में तो मेरी माँ ने और मेरे बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रेल में बुक्स हमारे गांव तक अवेलेबल होते नहीं थे। पहले तो गांव में जानकारी नहीं थी कि राइटर कैसे दिया जाए, तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस मुझे ही बताना पड़ता था हमारे जो मुख्य अध्यापक थे उन लोगों को। मैं जब एमएससी में एडमिशन के लिए आया, मैं एंट्रेंस भी क्वालिफाई की मैंने और मेरा नंबर भी लगा था, लेकिन फिर भी मुझे प्रूव करना पड़ा कि मैं साइंस कर सकता हूँ। ये डिसेक्शन या प्लांट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हो या कुछ ऑब्जर्वेशन हो, तो एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपने ये हैंडल कैसे किया? लगभग 10-15% मुझे थोड़ा सा विजन था, अभी भी है, कि मैं उसका उपयोग करता था। यानी कि कलर रिकॉग्नाइज करना हो या कोई बॉटल उठानी हो तो उतना मुझे दिख जाता था, कैलिब्रेशन नहीं दिखता था, तो मैं किसी की मदद लेता था वो कैलिब्रेशन या कुछ रीडिंग्स लेने के टाइम में। डिसेक्शन की बात बोली तो डिसेक्शन मैं खुद ही कर पाता था, क्योंकि वो पूरा जजमेंट पे डिपेंड था। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन काम रहा तो मैं माइक्रोस्कोप भी सेट कर सकता था, लेकिन मैं खुद उसको एग्जामिन नहीं कर सकता था। तो वो मैं टच से, मैं हैप्टिक सेंस से मैं दिखा सकता था कि ये है, लेकिन जो एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्ट है वो मुझे छोड़ना पड़ता था और उसके मार्क्स मेरे चले जाते थे प्रैक्टिकल में। आपके जो पेरेंट्स क्या शुरुआत से ही आपका प्रतिभा जांच लिया या जब आपने अचीव करना शुरू किया तब उन्होंने कहा कि इस लड़के को एनकरेज करना जरूरी है? पहले तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जी, तो उनको पता नहीं था। वो चाहते थे कि मैं किसी स्कूल में एक म्यूजिक का टीचर बने। उन्होंने देखा था कि कोई ब्लाइंड बंदा म्यूजिक का टीचर बन सकता है जी। फिर उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया, रेगुलर स्कूलिंग के साथ में ही मैं वो सारी चीजें सीखा जी। और फिर बाद में उनको पता चलते गया कि अरे ये आगे भी पढ़ सकता है, कुछ और भी कर सकता है जी। जैसे जैसे मैं आगे एग्जाम्स क्वालिफाई होते गया जी, तब उनको पता चला कि अरे ये कोई प्रोफेसर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है जी। ऐसा इस सेंटर में क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है? इस सेंटर के थ्रू हम लोग पुणे विद्यापीठ और पुणे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस है जी, उसमें जितने भी विद्यार्थी आते हैं विजुअली टैलेंट जी, तो उनको एक सपोर्ट सर्विस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि उन लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है जी, उन लोगों को एक्सेसिबल कोर्स मटेरियल करके दिया जाता है जी।
उसके बाद में उन लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है कि आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको सुटेबल रहेगा। कॉलेजेस के साथ अगर कोई कॉलेज इशू हो रहा है एडमिशन का, तो उन लोगों को भी कन्विंस करते हैं कि नहीं एडमिशन दी जानी चाहिए। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को भी कैपेबिलिटीज जो है पर्सन से डिसेबिलिटीज की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। प्लेसमेंट सेल भी हम लोग चलाते हैं पर्सन से डिसेबिलिटीज की। ये सेंटर में आप लोग कुछ रिसर्च का काम भी करते हैं? हाँ, आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। रिसर्च, हम लोग एक्सेसिबिलिटी रिसर्च का काम करते हैं। वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी और डेस्कटॉप एक्सेसिबिलिटी और मोबाइल फोन एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग काम करते हैं जी। तो जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस है जी, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं एक्सटेंसिवली, और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। आपने पहले जिक्र किया था कि आपके पढ़ाई के स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आपके पेरेंट्स ने आपको संगीत भी सिखाया, तो हाँ। ये संगीत के साथ आपका जो रिश्ता है ये अभी भी चालू है या नहीं? अभी भी चालू है। मैं किसी गेट टुगेदर में या किसी सोशल, अगर मैं किसी बोर हो गया हूँ और स्पेयर टाइम है तो तब मैं तबला बजाता हूँ, मैं तबला विशारद हूँ। एक साधारण जिंदगी जीने के लिए दृष्टिहीन व्यक्ति को किन किन मूल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? खुद उनको क्या क्या करना है, उनके पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, समाज का रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं तो उन्होंने कभी सोचना नहीं चाहिए कि फिजिकली चैलेंज है या ब्लाइंड है तो उसके कारण उनको लिमिटेशंस है। दूसरा कि जो उनके पेरेंट्स है उन्होंने भी कभी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आपको दिखता नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और तीसरा ऐसा है कि समाज ने भी उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और जैसे वो दूसरे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही पर्सन से डिसेबिलिटीज के साथ होना चाहिए। धनंजय जी, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई और जाहिर है कि जो आपके बातें सुने हैं उनको भी काफी जानकारी मिला और प्रोत्साहन भी मिला और मजा भी आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। और अब आ गया है ताज़ा खबरों का पल। एक खबर जयपुर राजस्थान से। उन काबिल बेरोजगार लोगों को जो कि राजस्थान सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं, बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत विकलांग लोगों को हर महीने 600 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना को 2011-12 के बजट के दौरान ही तय किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 2012 से इसे लागू किया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना, इसमें क्वालिफिकेशन रखी है स्नातक या इसके समकक्ष, जो जिनकी आय 1 लाख से कम हो वे आसानी इस योजना के से लाभान्वित होंगे। और परिवार में मान लीजिए 3 बेरोजगार है लेकिन मैक्सिमम उनको 2 को ही लाभ दिया जाएगा इस योजना में। दृष्टिहीन लोगों के लिए मिनिमम एज तो है नहीं, 33 वर्ष मैक्सिमम एज है और 35 वर्ष तक है और 2 साल तक ये भत्ता दिया जाएगा। ये थे राजस्थान सरकार से मिस्टर RS वर्मा। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से विकलांग छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये स्कॉलरशिप पहली कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत दी जा रही है। दिल्ली में रहने वाले निशक्त जनों के लिए खुशखबरी। अब कोई भी विकलांग जन
जो सरकार के दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी मापदंड पर खरा उतरता है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हाउसिंग फ्लैट्स, बिल्टअप शेड्स में 1% और शॉप्स और कायोस्क की अलॉटमेंट में 5% का हकदार है। इसके अलावा इन यूनिट्स की कीमत में 5% की छूट भी दी जाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए होगी। नागपुर के राहुल बजाज ने 12वीं कक्षा के हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 94.83% मार्क्स स्कोर किए। राहुल, जो कि लगभग पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं, संभवतः पहले दृष्टिहीन छात्र हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। आज के हमारे आपकी बात सेक्शन में हमारे साथ हैं भविष्य के स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन करने वाली मिसेस पुबाली अग्रवाल। इससे पहले ये खुद एक स्पेशल एजुकेटर थी। पुबाली अग्रवाल द नेशनल ट्रस्ट में टेक्निकल कंसल्टेंट रह चुकी हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एज ए रिसोर्स टीचर काम कर चुकी हैं और NCERT के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशित शिक्षा के लिए एज ए प्रोजेक्ट फेलो काम कर चुकी हैं। और अब ये दिल्ली के दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। यहाँ दृष्टिहीन बच्चों से जुड़ी टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बारे में पुबाली अग्रवाल हमसे कुछ कहना चाहती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन लेके जितना चर्चा हो रहा है, रियलिटी में वो उस तरह से नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के हर एक स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। अब हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग देते हैं। अब हमारे स्टूडेंट के पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनको भी उसी में ही डाल रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए इसमें क्वालिटी कितना रहेगा। उनको इतना पता नहीं है कि कैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पढ़ाया जाए। कई जगह है जहाँ बच्चों को मटेरियल मतलब ब्रेल बुक ही मिलते हैं एग्जाम के 10 दिन पहले, 7 दिन पहले और कभी कभी एग्जाम के बाद। वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर क्वांटिटी, नंबर्स। इतने स्पेशल एजुकेटर है, इतना विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को हम इंक्लूशन में डाला है, बट क्या क्वालिटी हम दे रहे हैं? वी हैव टू थिंक द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस, हम सभी को ये सोचना चाहिए, सभी तरह के लोगों को सचेत होना चाहिए। आपको इंक्लूशन के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैसिलिटीज, टीचर का प्रॉपर ट्रेनिंग, एवरीथिंग होना चाहिए। एपिसोड 3 में हमने आपसे पूछा था, अगर कोई छात्र पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं है लेकिन उसकी दृष्टि धीरे धीरे जा रही है तो अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? और सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे ब्रेल मोबिलिटी आदि जैसी स्किल सीखकर नई राहों को तलाशना चाहिए। हमारे कंप्यूटर जी ने जिन्हें विनर चुना है उनका नाम है सौरभ शर्मा और वो देहरादून से हैं। सौरभ जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस। और अब आज का यानी एपिसोड 5 का सवाल। आप लोग ये तो जानते होंगे कि दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल बुक्स पढ़ते हैं, तो बताइए कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा कौन सा ऐसा विकल्प है जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति यूज कर सकता है बुक्स पढ़ने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रिंट लिटरेचर, ऑप्शन बी डेजी बुक्स या फिर ऑप्शन सी म्यूजिक वीडियोस। आप अपना जवाब 5 दिनों के अंदर हमें भेज सकते हैं। जवाब भेजने के लिए SMS करें 9968329329 यानी 9968329329 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ, या फिर हमें ईमेल करें radio@iway.org पर radio@eyeway.org पर। हर खामोशी की मंजिल है गूंज, इसलिए चुपचाप न बैठिए, अपनी खामोशी को गूंज में तब्दील कीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे बदलती चली जाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।